गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ज्ञानसुधा चैनल में आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी की बायोग्राफी के बारे में। मैं डॉक्टर विकास नौटियाल, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। दरअसल एक बायोग्राफी को हम चित्रों के माध्यम से समझा रहे हैं, लेकिन जरा गांधी जी को पढ़ने के लिए सबसे पहले जरा हम इसका एक पैटर्न देखने की कोशिश करते हैं कि गांधी जी का पैटर्न किस रूप में रहेगा। मूल रूप से जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी एक सुपर लीडर के रूप में सामने आते हैं। गांधी जी एक महामानव के रूप में सामने आते हैं। इसलिए गांधी जी का जो अध्ययन है, गांधी जी का अध्ययन है, उस अध्ययन को करने के लिए भी हमें बातों को समझना होगा। गांधी जी, इनकी हिस्टोग्राफी क्या कहती है और इनके कार्य क्या कहते हैं। कार्य क्या किए गांधी जी ने, कृतित्व क्या था गांधी जी का, और गांधी जी की देन क्या है। आखिर हम क्यों याद करें महात्मा गांधी को? क्या देन है इस देश को, इस राष्ट्र को, इस मानवता को, पूरे विश्व को? गांधी जी ने क्या दिया? तो जो दिया हम उसके कारण उनको याद करते हैं। तो यह बात आती है हिस्टोग्राफी की। सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोग्राफी। गांधी जी के बारे में हम जाने कहां से? तो एक तो सबसे आश्चर्य की बात यह लगती है कि गांधी जी ने इतना लिखा है। गांधी वाङ्मय, आप सबने सुना होगा, गांधी वाङ्मय। गांधी जी का संपूर्ण दस्तावेज, ये बहुत जगहों पर आजकल आपको लाइब्रेरी में सुरक्षित मिलेगा, जिसके ढेरों वॉल्यूम्स हैं। गांधी जी की स्वयं की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, आप सबने नाम सुना है, माय एक्सपेरिमेंट विद माय ट्रूथ्स, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। और ये आश्चर्य की बात है कि दुनिया की तमाम ऑटोबायोग्राफीज में, ऑटोग्राफी हिटलर ने भी लिखी, मी कैम्प, गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी दुनिया की श्रेष्ठतम ऑटोबायोग्राफी में मानी जाती है, क्योंकि गांधी जी ने उसमें अपने अंतरंग बातों को भी सामने रखा है। तीसरी बात ये आती है गांधी जी पर, एक तो हम प्राइमरी सोर्सेस की बात करते हैं, न्यूज़पेपर्स क्या कहते थे, इंडियन पेपर्स या न्यूज़पेपर्स क्या कहते हैं, अन्य दस्तावेज क्या कहते हैं। ये गांधी जी के वो स्रोत हैं जो कि हम देखते हैं, जैसे कि इनके लेटर्स हैं, चिट्ठी पत्रियां जो उन्होंने दी हैं, ब्रिटिश ऑफिसर्स को दी हैं, अपने क्लीग्स को दी हैं, जूनियर क्लीग्स, सीनियर क्लीग्स को दी हैं, वो सारे गांधी जी के बारे में हमें बताते हैं। अब कार्यों पर जाने से पहले, इसके बाद अलावा एक बात और करेंगे, सेकेंडरी सोर्सेस। सेकेंडरी सोर्सेस क्या है गांधी जी को जानने के? सेकेंडरी सोर्सेस हम आज के लोग जिन्होंने गांधी जी के बारे में लिखा, जब हम लेटेस्ट बात करते हैं, इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा ने बड़ी फेमस किताब लिखी है, और जो अभी सबसे ज्यादा चलन में है किताब इतिहास की और आज के करंट इश्यूज को लेकर के। तो ये पार्ट वो है जिसके माध्यम से हम गांधी जी को जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यहां पर जब कार्यों की बात आती है तो सबसे पहले गांधी जी की बात आती है कि तकनीक क्या थी गांधी जी की, कौन सा स्टाइल था गांधी जी का जिसके माध्यम से उन्होंने इतना बड़ा स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। बहुत से उन्होंने जन आंदोलन चलाए, अखिल भारतीय जन आंदोलन चलाए। तो उसमें जरा हम ध्यान से देखें कि क्या क्या टेक्निक थी। सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, नॉन कॉपरेशन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, हिजरा, हड़ताल, भूख हड़ताल, धरना, ये सब गांधी की उनकी टेक्निक थी गांधी जी की। और इन टेक्निक्स के माध्यम से गांधी जी ने, एक बात और विशेष रूप से आती है,
गांधी जी की राजनीतिक जीवन शैली जो थी वो अपने आप में विशिष्ट थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी थर्ड क्लास में रेलवे के थर्ड क्लास के डिब्बे में यात्रा करते थे, क्योंकि उस काल का उस लेवल का कोई नेता उसमें यात्रा नहीं करता था, गांधी जी करते थे। उनका कहना था मैं आम आदमी की तरह यात्रा करूं। दूसरी बात, गांधी जी ने जनता को आकर्षित करने के लिए जो शैली अपनाई उसमें एक बात और आती है, ये कोई नेता नहीं कर पाया। देखिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा बलिदान है। उन्होंने बोला कि जब तक भारत का हर व्यक्ति कपड़ा नहीं पहन लेता तब तक मैं कपड़े नहीं पहनूंगा, और वो लंगोटी धारण करके रहे। नेकेड फकीर चर्चिल बोला करता था। चर्चिल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और दुनिया का टॉप लेवल का लीडर। आखिर उस नंगे फकीर में ऐसी क्या ताकत थी? वो ताकत उनकी तकनीकों से आती है। एक, उन्होंने तुलसी की जो रामायण थी, रामचरितमानस थी, उस रामचरितमानस की चौपाएं उन्हें कंठस्थ याद थी और उनका प्रयोग वो राजनीतिक जीवन में करते थे। तो ये आधार थे जिनके माध्यम से गांधी जी का धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। एक आम, वो एक बैरिस्टर थे, और बैरिस्टर तो सैकड़ों हजारों लाखों लोग हुए, लेकिन कैसे उनका रूपांतरण एक अखिल भारतीय नेता के रूप में सामने आता है और कैसे वो एक विश्व स्तर के नेता के रूप में डेवलप होते हैं। तो ये बिंदु हमारे उसके अंतर्गत आते हैं। कार्य निसंदेह एक बात को कहकर के हम नहीं कह सकते केवल यही बात कि उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका एक मेन लीडरशिप रही। उसके साथ में ये भी है कि उन्होंने जो पीस स्टडीज दी, वो पीस स्टडीज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आज भी मान्य है। आप आश्चर्य की बात यह है कि जो वर्ल्ड के यूनाइटेड नेशन के जो पीस कीपिंग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पीस स्टडीज के लिए गांधी का फिलॉसफी ही पढ़ाई जाती है। तो ये एक अपने आप में हमारे लिए एक बड़ा गौरव का प्रश्न है, गौरव का बिंदु है। देन इसकी चर्चा बाद में करेंगे। और इसमें एक बात आती है कि यहां पर जो तीनों आंदोलन हैं, चाहे वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, चाहे वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, यानी भारत छोड़ो असहयोग आंदोलन, जब हम सविनय के आंदोलन की बात करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, इन सब आंदोलनों में गांधी जी के पास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लीडरशिप रही। तो ये लीडरशिप, इस तरह का की लीडरशिप, जब हम यूपीएससी के क्वेश्चंस की बात करते हैं तो कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, जहां पर गांधी जी का क्रिटिसिज्म भी आता है। जैसे एक क्वेश्चन एक बार आया था कि गांधी जी ने अपनी तकनीकों का प्रयोग करते हुए जन आंदोलनों को हड़प लिया। ये एक्चुअली एक मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है। मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी ये कहती है कि गांधी जी अपने आप में एक बोर्जुआ क्लास के नेता थे। क्यों थे? उसका वो तर्क देते हैं क्योंकि गांधी जी आम आदमी नहीं थे, वो एक बैरिस्टर थे। उस जमाने में जो विदेशों से पढ़कर आया हो, वो एक आम आदमी नहीं हो सकता, एक बात। दूसरी बात वो कहते हैं कि गांधी जी लगातार किसी भी मूवमेंट में, जब हम अहमदाबाद का लेबर मूवमेंट देखते हैं या असहयोग आंदोलन देखते हैं या फिर हम सीडीएम देखते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट देखते हैं, तो वहां पर उनका जमींदारों के साथ, उद्योगपतियों के साथ जो संपर्क रहा, जो साराभाई के साथ संपर्क रहा, जो जमनालाल बजाज के साथ संपर्क रहा, इसके कारण उनको कह दिया गया कि ये तो इन उद्योगपतियों पूंजीपतियों के साथ रहते हैं। इसलिए उनके लिए तो कई जगह बहुत अपमानजनक शब्द भी कह दिए गए मार्क्सिस्ट के द्वारा। लेकिन ये इस बात को लेकर हम मानना होगा कि उन्होंने, मार्क्सिस्ट ने भी इस बात को स्वीकार किया कि गांधी जी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक इतना महत्वपूर्ण रोल है कि ही वॉज हेडक्वार्टर ऑफ दिस मूवमेंट। ये अपने आप में इतनी महत्वपूर्ण बात है कि कोई आपका क्रिटिसाइज करने वाला व्यक्ति, स्कॉलर, अगर आपको इतना महत्व दे रहा है तो उस व्यक्ति के जो उसका कद है, उसका पद है, उस पर हम लोग प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। तो ये बिंदु है जिसके अंतर्गत हम आंदोलनों की चर्चा करते हैं। ये 1920 से 22 के बीच में है, ये 1930 से 34 के बीच में है, ये 1942 से 43 लगभग, ये इतने मूवमेंट्स हैं। तो गांधी जी ने इतना सब कुछ दिया, इसलिए थोड़ा सा आज हम जो क्वेश्चन पेपर, क्योंकि जिस तरह से बनता है,
उसको हम थोड़ा चित्रों के माध्यम से गांधी जी को जरा समझने की कोशिश करते हैं, उनके जीवन को देखने की कोशिश करते हैं, उन पहलुओं को देखते हैं कि जिनके माध्यम से हम गांधी जी से संबंधित प्रश्नों पर आएंगे। तो वन बाय वन देखें गांधी जी को। ये गांधी जी का चित्र है एक, जब वो 7 साल के थे। आपने सबने, हम जानते हैं कि 2 अक्टूबर 1869 में गांधी जी का जन्म होता है पोरबंदर में। आज उनका घर एक म्यूजियम के रूप में बना रखा गया है, और ये वो गांधी हैं जब वो 7 साल के थे, मोहनदास करमचंद गांधी। ये तब का पिक्चर है। उसके बाद हम गांधी जी की माता जी की बात करते हैं कि उनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। ये पिक्चर भी तब के हैं, और उन पर जो पुतलीबाई जो थी, उन पर इन्फ्लुएंस जो गांधी जी का पड़ा, माँ का प्रभाव बच्चे पर पड़ता ही है, ये भारतीय परंपरा में ऐसा होता ही है। तो इन्फ्लुएंस है गांधी जी पर उनका। एंड वो खास करके एक, जिसको हम धर्मभीरु व्यक्ति कहते हैं, उस तरह की महिला हुआ करती थी। और जो भारतीय संस्कृति, भारतीय आध्यात्म की ओर इनका झुकाव था, इंक्लिनेशन था। ये गांधी जी के पिता हैं, गांधी जी फादर करमचंद। वो लोकल स्तर पर राजनीति करते थे, क्षेत्रीय स्तर पर राजनीति करते थे। और चूंकि पोरबंदर अपने आप में एक स्टेट हुआ करता था, प्रिंसली स्टेट हुआ करता था वेस्टर्न इंडिया का, और वहां पर वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे इनके पिता। तो यानी वो वहां की जो स्टेट की पॉलिटिक्स थी, उस पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व थे। और क्योंकि मोहनदास करमचंद गांधी नाम है, तो करमचंद उनके पिता हैं। 1883 की बात है, जब वो टीनेजर है, उस समय गांधी जी का पिक्चर तब का है ये। और वो क्या कर रहे हैं, एक क्रिकेट खेलने वाले, टेनिस खेलने वाले जैसे बच्चे होते हैं, उस तरह का उनका एक पिक्चर ये सामने आता है। ये 1886 का पिक्चर है। वो अपने ब्रदर के साथ है, 2 भाई थे उनके और एक बहन थी, और वो सबसे छोटे थे। ये 1890 का पिक्चर है। गांधी जी इंग्लैंड चले गए, और इंग्लैंड किस काम के लिए गए थे? वो लॉ पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए थे। एंड मूल रूप से वेजिटेरियन परिवार से थे, तो वेजिटेरियन थे, और इस तरह से वो लॉ के लिए पहुंचते हैं। ये लॉ के स्टूडेंट के रूप में उनकी फोटोग्राफ है, गांधी जी एक लॉ के स्टूडेंट के रूप में लंदन में। 95 में वो बैरिस्टर बन गए, और वो एक बार भारत आते हैं, और यहां से वो साउथ अफ्रीका केस लड़ने के लिए जाते हैं, मुस्लिम समुदाय के व्यापारियों का केस लड़ने के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया है, दादा अब्दुल्ला सेठ, ये यूपीएससी में क्वेश्चन था कि किस कारण से गए थे वो साउथ अफ्रीका। तो अब्दुल्ला सेठ का केस लड़ने के लिए वो अफ्रीका गए, और फिर 20 साल तक वो वहीं रहे, लगभग 20 साल तक वो वहीं पे रहे। और यहीं पर 1895 में उन्होंने नाटाल कांग्रेस की स्थापना की साउथ अफ्रीका में। और यहीं पर एक बात और आती है जिसकी यहाँ चर्चा कर लेते हैं, कि उन्होंने यहाँ पर टॉलस्टॉय फॉर्म स्थापित किया। टॉलस्टॉय फॉर्म, ये एग्जाम में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे चर्चा कर रहा हूं। और फिनिक्स फॉर्म, फिनिक्स फॉर्म और टॉलस्टॉय फॉर्म, ये 2 क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो नाटाल इंडियन कांग्रेस उन्होंने बनाई। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं उनके 1899, वो राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय रहे। ये वो काल था जब गांधी जी पर ब्रिटिश शिक्षा का, ब्रिटिश शिक्षा पद्धति का, ब्रिटिश संस्कृति का प्रभाव था। बैरिस्टर थे वो, और इस कारण से 1895 और 1902 के बीच में साउथ अफ्रीका में बोअर युद्ध हुए। ये बोअर क्या है, जरा इनको समझ लें। बोअर, ये बोअर मूल रूप से डच किसान होते थे, और जब ब्रिटेन ने अपने इस क्षेत्र में साउथ अफ्रीका से लेकर के ईस्टर्न कोस्ट पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए युद्ध किए, तो उस क्रम में जो युद्ध इन डचों के साथ लड़े गए, उन युद्धों को हम बोअर युद्ध कहते हैं। बोअर, इसमें एक क्वेश्चन, आने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, आप हम सब इसको जानते हैं, किचनर।
लॉर्ड किचनर एक वो व्यक्ति था जो इस बोअर वॉर का हीरो था। बाद में इसको भारत ट्रांसफर किया गया और भारत में इसको कमांडर इन चीफ बनाया गया था। इन्हीं के नाम पे किचनर टेस्ट हुआ था और आर्मी का एक तरह से रीएस्टैब्लिशमेंट करने का काम इन्होंने किया था। तो बोअर युद्ध के समय में गांधी जी सक्रिय थे और ब्रिटिश पक्ष में ये थे। देन इसके उपरांत 1902 में गांधी जी का जो विवाह है वो कस्तूरबा गांधी से हुआ और जिन्हें बा कह दिया जाता है और बा कहा जाता है। ये गांधी जी का तब का पिक्चर है, हम इस पिक्चर को देख सकते हैं। उसके बाद गांधी जी का हम फैमिली की बात करते हैं, उनके 1902 की फैमिली। मैं यहाँ पर थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। 1902 में इनका जो फैमिली के साथ जो पिक्चर है वो ये है आपके सामने। और गांधी जी के 4 बेटे हैं, हीरालाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। इसमें से मणिदास इनके साथ रहे। ये पॉलिटिकल एस्पेक्ट में भी काम करते रहे। उनकी वैसे कोई डॉटर नहीं थी, लेकिन उन्होंने लक्ष्मी नाम की एक बच्ची को गोद लिया था। तो इसलिए कह तो ये दिया जाता है कि उनकी कोई बेटी नहीं थी, पर इनको उन्होंने गोद लिया था। तो ये दत्तक पुत्री थी और जिसका उल्लेख हम साबरमती आश्रम में बहुत स्पष्ट पाते हैं कि किस तरह से उनके कांग्रेस के कुछ सहयोगी लोग जो थे, उनके कनिष्ठ सहयोगी, उनकी बच्ची को उन्होंने गोद ले लिया था। तो ये 4 बच्चे हैं, 4 पुत्र हैं। अब उसके बाद वो गांधी जी ने एक ये टॉलस्टॉय को लिखा गया पत्र है उनका, लेटर टू टॉलस्टॉय। मैंने आपको बताया था कि टॉलस्टॉय फॉर्म की उन्होंने स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की थी उन्होंने यहाँ पे। और क्योंकि टॉलस्टॉय की विचारधारा पर टॉलस्टॉय ने बड़ी एक फेमस किताब लिखी है, वॉर एंड पीस, युद्ध एवं शांति। तो गांधी जी टॉलस्टॉय की विचारधारा से व्यापक रूप से प्रभावित थे। अब एक नाम आता है गोखले का। ये गांधी जी का गोखले के साथ पिक्चर है, आप सामने देख सकते हैं कि गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। सामान्य एग्जाम्स में ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि गांधी जी का राजनीतिक गुरु कौन। तो गांधी जी का राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ये गोपाल कृष्ण गोखले वो है जो ब्रिटिश लिबरल पार्टी से संबंधित रहे और ब्रिटिश लिबरल आइडियोलॉजी से प्रभावित रहे। गोखले का अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है जब हम बात करते हैं 1885 से लेकर 1905 के बीच की। और यही वो गोखले हैं जिन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और गांधी जी स्वयं 1901 में इसके सदस्य बने। और एक बात, इनके ही कहने पर, गांधी जी ने इन्हीं के कहने पर पहले भारत की यात्रा की। एक बार इस देश को देखो तो सही, जब हम यात्रा करेंगे, जानेंगे, लोगों के बीच जाएंगे, लोगों की संस्कृति, लोगों का खान पान, लोगों की जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को समझने के लिए पहले उनके बीच जाना होगा। तो गोखले की एडवाइस पर ही गांधी जी ने पूरे भारत की यात्रा की। और उसी दौरान वो फेमस घटना, वो जिसका जिक्र आता है कि ट्रेन से उतरकर उन्होंने देखा कि एक महिला कपड़े धो रही है, अपनी धोती का आधा पार्ट धो रही है। तो बोला तू ऐसा क्यों कर रही है? तो उन्होंने बोला आपके पास तो बहुत से कपड़े होंगे, मेरे पास तो एक ही है। एक कथा ये आती है और एक कथा कुछ और रूप में आती है कि एक परिवार में 3 महिलाएं थी और उन महिलाएं एक ही धोती उनके पास थी, तो कभी एक बाहर निकलती, कभी दूसरी बाहर निकलती। तो गांधी जी का उन लोगों से इंटरेक्शन हुआ और ये अलग अलग तरह के एपिसोड्स हैं और अंततः गांधी जी ने ये निर्णय लिया कि मैं भी कपड़े नहीं पहनूंगा। जबकि वो तो आपने देखा ये सूटेड बूटेड गांधी है, इन गांधी को कोई नहीं पहचानता। अभी मैं जिन गांधी का चित्र दिखाऊंगा उनको हम सब पहचानते हैं, इनको नहीं कोई पहचानता, क्योंकि ये गांधी का वो पिक्चर है सूटेड बूटेड ब्रिटिश पैटर्न है। देन ये जब गांधी जी वहां पर रहे साउथ अफ्रीका में, उनके जो 20 साल थे, उस 20 साल में उन्होंने सत्याग्रह का कंसेप्ट भी दिया। उसमें उन्होंने कांग्रेस की स्थापना भी की, वहां पे नटाल कांग्रेस की सत्याग्रह के मार्च भी किए गए। तो ये सारे ये आप देख रहे हैं, सत्याग्रह आपके सामने आ रहा है। स्ट्रगल फॉर ट्रुथ, सत्याग्रह, ये उनका उस वक्त का पिक्चर है और एक सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी है। यहाँ पर 1913 का चित्र है ये। उसके उपरांत ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, गांधी जी भारत कब लौटे? गांधी जी भारत कब लौटे?
तो 1915 में गांधी जी भारत लौटे और ये कराची का एक चित्र है, आजकल का पाकिस्तान है, उस कराची में महात्मा गांधी का किस तरह से, अभी महात्मा नहीं है, गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी का कैसे स्वागत होता है, क्योंकि महात्मा का टाइटल तो उन्हें टैगोर ने दिया था। टैगोर को गुरुदेव का टाइटल दिया गया महात्मा गांधी के द्वारा और गांधी जी को टाइटल दिया गया महात्मा का। इसी तरह से बापू का टाइटल सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ये 3 क्वेश्चन कई एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते हैं, किसने किसको क्या कहा। तो बापू फादर ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपिता, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। और सुभाष चंद्र बोस को स्वयं, सुभाष चंद्र बोस को भारत के, सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद को भारत के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पिता माना है। सुभाष चंद्र बोस नो डाउट इस देश के महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर में रहे और एक अनफॉरगॉटन हीरो के रूप में रहे हैं। ये गांधी जी हिंदुस्तान आ गए उसके बाद उनका जो भी संघर्ष है वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष है। 1919 से पहले ये वही गांधी हैं जिन्हें सार्जेंट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर बोला जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लोगों का आह्वान किया, उन्हें प्रेरित किया। ये वही गांधी हैं जो अभी तक इंग्लैंड के पक्ष में बोल रहे हैं। और 1919 के बाद वही गांधी हैं जो एक बड़ा फ्रीडम मूवमेंट साथ में लेते हैं, एक स्वतंत्रता आंदोलन लेकर चलते हैं। और ये वो गांधी हैं जिनको आप और हम सब पहचानते हैं। अब उनके पास सिर्फ एक लंगोटी है और एक लबादा है। ये 1930 का सॉल्ट मार्च है जिसमें गांधी जी अपने 78+1, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, कितने सत्याग्रही थे गांधी जी के साथ। तो साबरमती आश्रम से लेकर के और दांडी तक, दांडी आजकल गुजरात के कोस्ट पर पड़ता है, और वहां तक की जो यात्रा है उनकी करीब 6 अप्रैल पर वहां पहुंचने की बात थी। और 78 इनके साथ सत्याग्रही थे, गांधी जी को मिलाकर 79 है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण, पहली बार आधुनिक काल के इतिहास में गांधी जी ने, एक व्यक्ति ने लोकतांत्रिक तरीके से ब्रिटिश कानून को तोड़ा। सरकार के कानून तोड़ने का मतलब आपको जेल भेजा जाएगा, आप पे दंडात्मक कार्रवाई होगी। लेकिन यहां जब आप जनता के साथ मिलकर ऐसा कर रहे हैं और सत्याग्रह के तरीके से कर रहे हैं, अहिंसा के माध्यम से कर रहे हैं, शांति के माध्यम से कर रहे हैं, इस एक यहां पर एक घटना जुड़ी हुई है जिसको हम धरसना सॉल्ट फैक्ट्री कहते हैं। ये बात मार्च की है और वो बात मई की है। धरसना सॉल्ट फैक्ट्री, ये 2-3 बार यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। वहां पर जब गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं तो महिलाओं का सत्याग्रह की एक टोली आती है और पुलिस उन पर लाठीचार्ज करती है, पुरुषों पर करती है, महिलाओं पर करती है। और इस घटना की रिपोर्टिंग वेब मिलर नाम के यूएस कॉरेस्पॉन्डेंट ने भेजी। विलियम शिनर और वेब मिलर 2 पत्रकार थे। इन 2 लोगों ने उस बात लिखा है कि हमें पहली बार पता लगा कि अहिंसा में इतनी ताकत हो सकती है। इन 2 लोगों ने गांधी जी को 1930 में एक अंतरराष्ट्रीय चरित्र, अंतरराष्ट्रीय व्यक्तित्व बना दिया। तो ये सॉल्ट मार्च, दांडी मार्च कितना महत्वपूर्ण है। ये देखिए, एक मुट्ठी नमक लेकर के, बड़े आश्चर्य की बात है, नमक एक बहुत सामान्य चीज है। जब इन्होंने नमक की बात की तो उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन का नाम आता है। लॉर्ड इरविन ने जब सुना कि गांधी नमक के पीछे भाग रहा है तो उन्होंने एक व्यंग्यात्मक बात की जिसको सामान्य भाषा में ऐसे कह दिया कि बुढ़ा पागल हो गया, नमक के लिए भाग रहा है। लेकिन वही इरविन ने, जब गांधी इरविन पैक्ट के अंतर्गत टेबल के सामने आते हैं तो इरविन एक्सेप्ट करता है इस बात को कि आपने जिस रणनीति का प्रयोग किया है वो अपने आप में यूनिक रणनीति है, क्योंकि नमक के साथ हिंदुस्तान का हर आदमी जुड़ा हुआ था। आपके हमारे हर आदमी के खाने में नमक है। आप सोचिए, आज हमारे खाने में अगर नमक हटा दिया जाए तो हम सबका जीवन कितना प्रभावित हो जाएगा। एक मुट्ठी नमक, कानून तोड़ दिया है, गिरफ्तार होंगे पक्की बात है, लेकिन अब सब जगह नमक टूटने की घटनाएं, क्योंकि गांधी जी ने किया है और कोई हिंसा नहीं है।
अहिंसा के रूप में, सत्य के रूप में, शांति के रूप में, मार्च के रूप में। लोकप्रियता भारी बढ़ी और गांधी जी पहुंच गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गोल मेज सम्मेलन, इंग्लैंड। 1930 की बात है। उस समय गोल मेज सम्मेलन हुआ, लेकिन गांधी जी नहीं थे। तो वहां के न्यूज़पेपर्स ने लिखा कि हम यहां इन लोगों को बिठाकर कर क्या रहे हैं। वो हिंदुस्तान में तो इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और एक व्यक्ति के नेतृत्व में चल रहा है, गांधी जी के नेतृत्व में। तो वो व्यक्ति अगर यहां नहीं है तो क्या मतलब है इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का। तो 1931 गांधी एडमिन पैक्ट हुआ, जिसमें गांधी जी ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं गोल मेज सम्मेलन में भाग लूंगा। उन्होंने भाग लिया। और ये आप देख सकते हैं, पहले वाला चित्र जो था वो गोल मेज सम्मेलन में जाने का है। ये गांधी जी देखिए, इंग्लैंड की ठंड, लंदन की ठंड, और गांधी जी का ड्रेस आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। हमारे राजा सारे सूटेड बूटेड हुआ करते थे, हमारे राजा सब ब्रिटिश परिपाटियों में ढल गए थे। इसीलिए गांधी जी को राजनीति का संत भी कह दिया गया। ये आप देख सकते हैं उस वक्त की तस्वीर गांधी जी की। दोनों हॉल्स की बात हो रही है, जेम्स पैलेस की बात हुई है, फिर किंग्सले हॉल की बात हुई है। ये सब जगह गांधी जी का स्वागत हो रहा है। वहां पर खास करके लेबर पार्टी के लोगों ने गांधी जी का स्वागत किया विशेष रूप से। 1932 गांधी जी जेल चले गए। यहां पर एक बात आती है कि पूना पैक्ट, क्यों भूख हड़ताल करते थे। आपने देखा होगा कई बार, आज की जो जनरेशन है, आज के लोग हैं, वो इस बात की मजाक भी उड़ाते हैं, इसको व्यंग में लेते हैं, भूख हड़ताल करना। गांधी जी क्या सिखा गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि भूख हड़ताल वही कर सकता है जिसमें आत्मीय बल हो। भूख हड़ताल वही कर सकता है जिसकी भूख हड़ताल होने पर, जिसकी डेथ होने पर, जिसको नुकसान पहुंचने पर सामने वालों को भी प्रॉब्लम होती हो। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, माउंटबेटन ने अपने डायरी में लिखा है। जब दंगे हुए 1946-47 के, तो माउंटबेटन ने लिखा है, मेरे पास 1 लाख की सेना थी, आई एम ए जनरल, और वो सुपर हीरो था वर्ल्ड वॉर का। लेकिन पंजाब में मैं दंगे नहीं रोक पाया। एंड ही इज अलोन इन बंगाल, वो बंगाल में अकेला है, एक मुसलमान की छत पर बैठा है, और उसने दंगों को रोक लिया। सो ही इज वन मैन आर्मी। तो ये क्वेश्चन बनेगा, वन मैन आर्मी किसे कहा जाता है, पहला प्रश्न। वन मैन आर्मी किसने कहा है गांधी जी को, माउंटबेटन ने। ये 2 प्रश्न हुए। तो गांधी जी जेल। ये नेहरू जी के साथ हैं गांधी जी, आप पिक्चर देख रहे होंगे। नेहरू जी उनके कनिष्ठ सहयोगी रहे, और 1940 के आसपास आकर के गांधी जी ने ये एक फैसला दिया, ये अनाउंसमेंट किया कि मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा, जवाहरलाल नेहरू बनेगा। उस समय तक एक मान्यता ये भी थी कि 1940 में कहा जा रहा था, उससे पहले, कि राजगोपालाचारी शायद गांधी जी के उत्तराधिकारी बनेंगे। उस बात को गांधी जी ने स्पष्ट करने के लिए ऐसा कहा। हिटलर के साथ उनका वार्तालाप हुआ। देखिए सामने हिटलर के साथ उनका एक लेटर का ड्राफ्ट सामने आ रहा है। गांधी जी कभी व्यक्तिगत रूप से नहीं मिले, लेकिन उन्होंने इनको लेटर लिखा, और ये पब्लिश हुआ है, हरिजन नाम के पत्र में पब्लिश हुआ है। गांधी जी का प्रभाव देखिए, आप देख सकते हैं 1940, और उससे पहले भी हम बात करते हैं। गांधी इस देश के सभी कोनों में, इस देश के सभी क्षेत्रों में ये बोल दिया गया, मारवाड़ का गांधी कौन, उत्तराखंड का गांधी कौन, और ये फ्रंटियर गांधी है, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार का। तो गांधी जी के व्यक्तित्व का जो इंपैक्ट है, प्रभाव है, वो अखिल भारतीय स्तर पर हमको देखने को मिलता है। एक भूख हड़ताल के दौरान है, ये गांधी जी का चरखा, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे जो आईएनसी था उसके व्हील पर है, जिन्ना के साथ। ये फोटोग्राफ है गांधी जिन्ना वार्ता, टॉक्स बोलते हैं उसको, गांधी जिन्ना, जो सितंबर 1944 में गांधी और जिन्ना के बीच में वार्ता हुई, इस देश की राजनीतिक समस्या का निपटारा कैसे किया जाए।
ये कॉम्युनल जो इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व कैसे किया जाए, तो गांधी जिन्ना वार्ता है, ये 1944 का है। ये क्वेश्चन आया था एक बार कि ये वार्ता कहाँ हुई थी, तो मालाबार हिल्स करके बॉम्बे में एक पॉश एरिया है, वहाँ पर जिन्ना का अपना घर था, आज भी है लेकिन आज वो भारत सरकार के पास है, और उस घर में गांधी और जिन्ना के बीच में वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता असफल रही क्योंकि इसमें जिन्ना की हठधर्मिता रही। ये आप गांधी जी के अंतिम चरण के फोटोग्राफ्स देख सकते हैं जब वो फास्टिंग के दौरान है, और वो इस बात के अगेंस्ट थे कि पाकिस्तान के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। वो भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि विभाजन मेरी लाश पर होगा, हिंदू मुस्लिम तो एक है। वो सेक्युलर पॉलिटिक्स की बात करते थे। और आप ये देख रहे हैं इस वक्त ये माउंटबेटन के साथ है, माउंटबेटन एंड लेडी एडविना उनके साथ हैं। 1948 अंतिम चरण के महात्मा गांधी, हे राम ओ गॉड लास्ट, ये गांधी जी के चरणबद्ध रूप है। तो गांधी जी को पिक्चरों के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।